हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आ गया हूँ आज SYGC कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स का 5वां चैप्टर OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक का 5वां चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, उसकी कमियां क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मीनिंग और उसके प्रोसीजर के बारे में। आउटसोर्सिंग क्या होता है, इस आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे हम। इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, इन डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए, ई बिज़नेस जो टर्म है, ये टर्म कभी आया, ये आज के डेट में ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें आ गई है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये ई बिज़नेस एक ऐसा टर्म आया 1997 में। IBM ने शुरू किया था इस टर्म को। IBM ने ये ई कॉमर्स बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाने वाला था, जिसमें इंटरनेट की मदद से लोगों को, प्रोसेस और लोगों को कनेक्ट किया जाने लगा, जिसकी वजह से नए नए कस्टमर्स और नए नए रिस्पॉन्स आने लगे, रिलेशंस बनने लगे, पार्टनर्स बनने लगे, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, ये सारे के सारे कनेक्ट होने लगे। और ये एक IT तरीके का एक सिस्टम बन गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मैनेज कर रहा था बिज़नेस को एफिशिएंट तरीके से, एक सही तरीके से बिज़नेस को मैनेज करने में मदद कर पा रहा था। और ये इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें इनोवेट की, नई चीज़ें लाई, और एक जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज़ किया। नेसेसरी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसे की जगह पे भाई कम पैसे में सही चीज़, सही क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। वेब की मदद से, इंटरनेट, इंट्रानेट की मदद से, एक्स्ट्रानेट की मदद से, ये सारे के कॉम्बिनेशन से ई बिज़नेस जो है ये दस्तूर में आया। ये क्या है वो देखते हैं हम लोग इन डिटेल में। ये फंडामेंटल चेंज लेकर आया एक तरीके से, बिज़नेस को ऐड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इनेबल करने के लिए, टेक्नोलॉजी की मदद से बिज़नेस को जोड़ने के लिए। इसके मीनिंग को देखेंगे हम लोग ज़रा। मीनिंग काफ़ी ही, ये जो टर्म ई बिज़नेस है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस टर्म है, जिसको ईमेल या ई कॉमर्स से डिराइव किया गया है। ये ई बिज़नेस जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से किसी बिज़नेस को चलाना, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें देना इंटरनेट के माध्यम से, इसे ही कहते हैं। IBM ने इस चीज़ को लाया था लेट 90s में। इसका पर्पज़ ये था कि बायर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इंटरनेट की मदद से वो बाय कर सके और सेल कर सके, ख़रीद भी सके और बेच भी सके गुड्स को, इसलिए लाया था इसने। कुछ लोगों ने इस टर्म को एज अ ई बिज़नेस और ई कॉमर्स भी लिया। ये दोनों एक जैसे ही टर्म है, कुछ अलग नहीं है इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है, जहाँ की ई बिज़नेस में इनकम्पासेस ऑल बिजनेस कंडक्ट ऑनलाइन। ई कॉमर्स एक ब्रांच है ये बिज़नेस की, ई कॉमर्स एक छोटा सा हिस्सा है ये बिज़नेस का, ई बिज़नेस तो काफ़ी बड़ा है। ई बिज़नेस का स्कोप क्या है, इन इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, एक क्लिक पर आपको लाइव जो स्टॉक है वो देख सकते हैं, आप उसका ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। ये ट्रेडिशनल मेथड को आगे ग्रो करने के लिए बिज़नेस बिकमिंग अवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ ई बिज़नेस, लोगों को पता चला कि भाई ई तरीके से कैसे किया जा सकता है, अलग स्ट्रेटेजीज आ गई, कम्युनिकेशन का एक अलग माध्यम बन गया, परचेजिंग ईजियर हो गया लोगों के लिए। ई बिज़नेस जो है ये काफ़ी बड़ा वास्ट प्रोसेस है, काफ़ी ही वास्ट प्रोसेस है। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, अब चीज़ बनेगी, फाइनेंस होगा, उसके ऊपर पैसा खर्चा होगा, फिर मार्केटिंग होगी, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा एक साथ में यहाँ पर काम करता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से काम करता है। ई बिज़नेस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जो भी पैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। पेमेंट एप्लीकेशन बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट में, आप जानते हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, स्विगी, ओला, जोमेटो, इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आए बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स में। अभी ई बिज़नेस में जैसे B2B हो गया, B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन B2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A। ये बिजनेस टू बी क्या है, यहाँ पर कैसा हो गया, दोनों बिजनेस एंटिटीज़ वो इन्वॉल्व होंगे एक ग्रुप एक्टिविटी में। भाई हम बिज़नेस करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। और ये फर्म एक, इसलिए जब दो बिज़नेस आपस में इन्वॉल्व होते हैं उसको B2B कहा जाता है। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा
वो एक कैटेगरी के अंतर्गत होगा। बिजनेस इंटरेक्ट करेंगे, वैरायटी ऑफ सर्विसेज। मैं आपकी एक सेवा खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, पेन मैन्युफैक्चरर है, तो वो इंक मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। बिज़नेस टू कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पर कैसा होता है कि ये बिज़नेस कस्टमर की अपनी उनकी नीड के हिसाब से कस्टमर भी अपनी सर्विस को ढूंढते रहता है कि भाई मुझे कहाँ से सेवा मिल सकेगी। तो नेगोशिएशन इन प्राइस, कस्टमर रिसीव्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेक्स एंड पेमेंट, गिव्स गेट्स सर्विस, वारंटी के हिसाब से उसको सेवा मिलती है। तो कस्टमर जब सामने से अपफ्रंटली विजिट करता है बिजनेस के पास, तो दैट कम्स इनटू B2C। ये जो है, इसमें एक ऐसा है कि अलग अलग साइट रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्रमोशन हो गया, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़ भी हम लेते हैं कस्टमर से, प्रोडक्ट का कैसा रिव्यू है, सर्विस डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, होम डिलीवरी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। स्पीड ट्रांजेक्शन, भाई कस्टमर को जल्द से जल्द वो चीज़ मिल जानी चाहिए फास्टर वे में। ये वेबसाइट जैसे flipkart.com हो गया, amazon.com हो गया, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। C2B की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे स्पेसिफिक सर्विस होता है। अभी कंज्यूमर को कोई सेवा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये सेवा दीजिए, आई वांट दिस सर्विस। तो उस सर्विस को इनेबल बायर कोट करता है उसका अपनी खुद की एक प्राइस, जो खरीदने वाला है कस्टमर बोलेगा मैं इतना दे दूंगा इस सेवा के लिए। तो कंज्यूमर जो होता है वो अपनी रिक्वेस्ट को रखता है, अपना बजट रखता है, और कंपनी उसको देखती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है तो उस सेवा को वो कितने पे दे सकती है। तो उसमें नेगोशिएशन होता है, बिड्स, और जैसे कि पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज हो गई, टैक्सी सर्विसेज हो गई, ओला उबर, डोर स्टेप फूड डिलीवरी सर्विसेज हो गई। तो ये इन डिटेल में आ जाता है। यहाँ पर जस्ट टू नो कॉन्सेप्ट, बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है ई बिज़नेस के बेनिफिट्स काफ़ी कुछ है। देखिए यहाँ पर इन डिटेल में कैसा बोला है, ई बिज़नेस से लोगों की एक इन्फॉर्मेशन के साथ उनकी जानकारी हमारे पास है, हम उनको डिलीवर कर रहे सर्विसेज। प्री पेमेंट, पहले ही सामने वाला पेमेंट कर देता है, या फिर पोस्ट पेमेंट भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू। ट्रेडिशनली जो ट्रेडिंग है वहाँ पर बायर्स होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आते हैं, दोनों के लिए एक चैनल होता है। फेस टू फेस मेल या फ़ोन के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये फोर्थ चैनल हो जाता है जिसके थ्रू ट्रेड होता है, इंटरनेट होता है। ये बूमिंग एंड अलाउिंग ए बिजनेस टू सेल मोर। अब वहाँ पे पैसे तो देना नहीं, सिर्फ इंटरनेट पे अपनी दुकान चला रहे वो। इंटरनेट ऑफर करता है ग्रेट अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल चैनल्स को, ताकि उनके सेल्स वो अपना बढ़ा सके। आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत आसान है ई बिज़नेस को बना पाना, डिफ़िकल्ट नहीं है ये ई बिज़नेस को एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस। लोअर इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगता है इसमें एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस। सेटअप करना है तो स्टोर लेना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका सेटअप, फर्नीचर का खर्चा, एवरीथिंग सब कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कन्वीनियंस, ये सुविधा रहती है 24/7 365 डेज चालू रहेगा बिजनेस, क्योंकि ऑनलाइन है, इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्ट्स कौन से कब अवेलेबल है, जिसकी भी किस कस्टमर को जब भी रिक्वायरमेंट है वो अपनी ऐप खोलेगा, वहाँ पर बुक कर लेगा। एडवांटेजेस टू एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी। स्पीड, बट ऑब्वियस स्पीड बहुत ज़्यादा योगदान देती है इसमें। ये बाइंग और सेलिंग फट होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या चाहिए तुमको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, डिटेल क्या चाहिए वो डालिए। ग्लोबल एक्सेस, कोई भी कहीं से भी किसी भी कोने से इस चीज़ को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है और ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है। नंबर ऑफ बायर्स हो चाहे नंबर ऑफ सेलर्स हो, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकता है बायर और सेलर। मूवमेंट, पेपरलेस सोसाइटी, बट ऑब्वियस अब यहाँ पर बिल जो होगी वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बन के आएगी, PDF के माध्यम से बन के आएगी, जब भी चाहिए आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन होगा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, तो पेपर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। पेपर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट मूव में चलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है ई बिज़नेस को करने के लिए। फेवरेबल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई चलो ठीक है, आप आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आ जाइए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एट एवरी टाइम। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी एक सपोर्ट तरीके से अपना एक सपोर्टिव फंक्शन रोल प्ले करती है, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। और इस तरीके से आगे इजी पेमेंट, आसानी से आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हो, ज़्यादा घाई नहीं है भैया, आसानी से इसकी पेमेंट कर दो फटफट जो भी चीज़ें चल रही है।
गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट इन्वॉल्व होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट भी बोलती है आओ आप सेटअप करो। इजी पेमेंट, यहाँ पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र की तरफ से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। लिमिटेशंस, कुछ बुराइयाँ भी, कुछ कमियाँ भी होती हैं। क्या डिसएडवांटेज है? लैक ऑफ पर्सनल टच, अब चीज़ों को आप छू कर नहीं देख सकते आप, ठीक है, फील नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, बस देख पाएंगे कैसा है। तो इसके लिए आप क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा, डिलीवरी टाइम, हाँ कभी कभी चीज़ें लेट हो जाती है, डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाता। इसके लिए अब आपको अर्जेंट में चाहिए तो आपने पैसा फेंका ऑनलाइन, आप ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन किसी भी दुकान पे विज़िट किया जहाँ पर वो चीज़ मिलती है, डायरेक्टली आप ले लिया। अमेज़ॉन ने अब तक तो आजकल, अभी अमेज़ॉन काफ़ी ज़्यादा तेज़ में वो 1 डे डिलीवरी अश्योर कर देता है, आपने आज ऑर्डर किया तो कल आ जाएगा, ऐसा है। अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए सिक्योरिटी इशू हो जाता है कभी कभार। अभी ये पहले काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाया करते थे, बट अभी कैसा है, हैकर्स लोग नहीं कर पाते, तो ये फाइनेंशियल डिटेल्स लोग पता चल जाती है तो इंटीग्रिटी इशू होने का चांसेस होता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट हर एक चीज़ को देखते रहते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन उनकी नज़र में होता है। हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता पार्टी का। इन केस ऑफ अगर फ्रॉड हो गया तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी भी तरीके से लीगल एक्शन कैसे लिया जाए, ठीक है, किसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाएं, किसको दिया हमने पैसे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है इन डिटेल में देखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब जो इंटरनेट पे हमने जो भी पैसे लिया, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की मदद से जो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस बाइंग या सेलिंग के दौरान हमने कोई भी लेन देन किया, परचेस किया, कोई प्रोडक्ट को ख़रीदा या कोई सर्विस हमने लिया, सेवा ली और हम पे कर रहे उसके लिए, तो दैट इज़ नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन मतलब फ़ोन पर ही इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट कर देना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे पहले दो कुछ चीज़ें आती है, देखो पैरामीटर्स है। रजिस्ट्रेशन, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग करने जाएंगे तो पहले आपको रजिस्टर करने बोलेगा कि भाई आप अपने नाम, पता, सारी डिटेल्स आप डालिए वहाँ पर, ताकि आपको रजिस्टर हम कर सके। ऑलराइट, उस वेबसाइट के थ्रू जाकर आप अपने ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, ये डिटेल्स आप जाकर वहाँ पर सेव करते हैं। फिर सिक्योरिटी रीज़न से बायर का अकाउंट बना दिया जाता है और शॉपिंग कार्ड दे दी जाती है कि भैया जो जो लेना है ले लो आप इसमें। ऑनलाइन स्टोर में कार्ड टाइप की चीज़ें, आप कार्ड आती है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब वहाँ पे आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में सारे आप जो भी आइटम्स लेना चाहते हो कार्ट में ऐड कर लो आप, परचेस नंबर्स के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कितना चाहिए, सेलेक्टेड प्राइस के हिसाब से। देन प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब आगे पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट में ये लास्ट होता है प्रोसेस, लास्ट स्टेप होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। यहाँ पर कैसा होता है कि पेमेंट ऑप्शन आएगा। ये पेमेंट सिस्टम्स जो सिक्योर्ड होते हैं विथ हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शन, ताकि कोई भी हैक ना कर पाए। पर्सनल फाइनेंस इन्फॉर्मेशन होती है ना, पैसे से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं। और बहुत जगह पे ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी का भी, तो आप कैश दे दीजिए, बायर डायरेक्टली खरीदता है सामान और उसका कैश देता है, ठीक है। 2 स्टेप पर सामान आ जाएगा तो मैं उसको कैश दे दूँगा। क्रेडिट कार्ड के तरीके से भी पेमेंट कर सकता है, चेक के तरीके से भी पेमेंट किया जाता है इसका। बायर चेक भेज देगा सेलर को और सेलर प्रोडक्ट भेज देगा। रियलाइजेशन ऑफ चेक, जैसे ही चेक रियलाइज़ हो जाता है, चेक का पैसा आ गया बायर के सेलर के अकाउंट में, तो फिर वो बायर को दे देता है, प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। NEFT नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र है, बायर के अकाउंट सेलर के अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना, लेना देना। जो भी कुछ बायर चाहता है कि ख़रीदना चाहता है तो वो पेमेंट करेगा और ख़रीदने वाले सेलर के अकाउंट से में पैसे आएंगे और बायर के अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ये माध्यम हो गया कि ये भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो तो डेबिट कार्ड में से पैसे डायरेक्टली अकाउंट में से आपके कट गए। डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है और ये आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा कुछ यूज़ हो रहा है, लेकिन अब मोस्टली लोग प्लास्टिक मनी के अलावा लोग डिजिटल के थ्रू आ गए। डिजिटल कैश इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है, साइबर स्पेस में होती है, इसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हो गए, लेकिन ये रियल करेंसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस होता कैसा है, देखिए इन डिटेल में यहाँ पर बताया उसके डायग्राम के थ्रू से। बायर क्या करता है, पहले ख़रीदने वाला जाएगा किसी सेलर के पास कि भाई मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सामान मिलेगी कहाँ पर, ये गुड्स कहाँ पर मिलेगी। तो वो जाता है, तब देखता है कि भाई हाँ चलो ये दुकान है, इस दुकान पे से मैं ले सकता हूँ सारी चीज़ें। तो वो दुकान में जाता है, दुकान में वो जाता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स करता है, जो चाहिए वो सामान चुन लेता है।
चुनने के बाद तो भाई अब बायर शांत तो बैठेगा नहीं, वो नेगोशिएशन करेगा और डिलीवरी भी पूछेगा भाई कैसे आप डिलीवर करके देंगे घर पे। अच्छा ठीक है ये भैया ठीक ठीक लगा देना, इतना नहीं उतना कम लगाना थोड़ा, ठीक है। अब जब नेगोशिएशन सेट हो गया तो फिर वहाँ पर सेल हो जाता है। बायर पैसे दे देगा या उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, और पेमेंट करने के बाद डिलीवरी हो जाता है या डिलीवरी ऑफ पेमेंट। और पोस्ट सेल एक्टिविटी, जब डिलीवरी कर दिया गुड्स की तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखना, दिवाली के दौरान, होली के दौरान, त्योहारों के दौरान उसको ग्रीट करना वाया मैसेज, SMS। अब आजकल KFC, मैकडोनल्ड्स, जम्बो किंग वगैरह इन लोगों ने इस तरीके से करके रखा है ताकि वो पोस्ट सेल एक्टिविटी में कस्टमर को इंगेज करके रखते हैं। तो कस्टमर बीइंग नोटिफाइड एवरी टाइम। आउटसोर्सिंग एक अलग ही टर्म है, समझो ये, इसने तो काफ़ी लोगों को रोज़गार देकर रखा है हमारे देश में। आउटसोर्सिंग ये कैसा होता है कि जब कोई भी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने बिजनेस यूनिट का एक हिस्सा एक्टिविटी जो होती है, स्पेशलाइज एजेंसीज है, नॉन कोर जो एरियाज है वो, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, हाउस होल्ड, पेंट्री का काम हो गया, ये सब आउटसोर्स कर देती है, किसी और कंपनी से काम करवा के ले लेती है, किसी और वेंडर को बोल देती है कि ये सब काम आप हमारे लिए करना, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट आपको पे कर देंगे। तो एजेंसी चार्ज करती है, कुछ कंपनी अपनी सर्विस देने के लिए कंपनी से पैसे लेती है, इसे ही बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सर क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ये कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शंस स्पेशलाइज एजेंसीज कंपनी बेनिफिट्स टू वे। कंपनी दो तरीके से फ़ायदा करती है, कंपनी अपना खर्चा बचा लेती है क्योंकि अगर खुद करने जाएगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, इसके लिए वो एक्सपर्टीज़ को हायर कर लेती है, और स्पेशलाइज काइंड ऑफ सर्विस मिल जाती है। अब कंपनी को हेडेक नहीं है कि उनको पेंट्री के लिए कैसे बंदे को रखना है, कैंटीन को संभालने के लिए किसको रखना है, हमको महाराज को नहीं लेने जाना पड़ेगा, कैशियर को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। एक एजेंसी है, वेंडर है, उनको दे दिया, उन्होंने बोला हम आपका सब कुछ करेंगे, हम आपको ये वेंडर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम कैंटीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके के जैसे सच शॉप मॉल हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है, आउटसोर्स फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की सुविधा होगी, कैंटीन की सुविधा होगी, सिक्योरिटी की सुविधा होगी, ये सारी वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, इवेंट मैनेजमेंट, सारा का सारा ये आउटसोर्सिंग हो जाता है। आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्यों ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउटसोर्सिंग, क्योंकि आउटसोर्सिंग हो कि स्पेशलाइज कर देती है। तो क्या होता है कि जो कंपनी जिस काम में ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपनी अपने जो कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकती है, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देगी, अपने क्वालिटी पर ध्यान देगी, ठीक है, और कंसंट्रेट कर सकती है अपनी कोर एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और फ्रेश बिजनेस प्रोसेस को लेकर आती है नॉन कोर एक्टिविटीज़, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो गया, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, पहली बात तो पैसा बच जाता है, दूसरी स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियस है कि भाई रोजगार के अवसर पैदा करती है। लो मैन पावर का सस्ता पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पगार भी कम देती है सामने वाले को, तो उसके हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और हाई क्वालिटी सर्विसेज मिल पाती है, कम पैसे में, कम बजट में अच्छी सेवा मिल जाती है। तो कंपनी बोलती चलो कम पैसे में, कम बजट में कोई दूसरी कंपनी हमारे लिए काम करके दे रही है सिक्योरिटी का, तो इनको ही क्यों नहीं दे दिया जाए। एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस रादर देन सपोर्टिंग वंस। अब वो अपने काम में बिजी, हम अपने काम में, कंपनी अपने काम में बिजी हो जाती है, तो क्वालिटी जो है वो अपने आप इम्प्रूव होगी। इन्वेस्टमेंट भी इसमें रिड्यूस हो जाता है। अब हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ 1 साल का पैसा दे दिया, कैंटीन वाले को वेंडरशिप दे दिया कि भाई तुम हमारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, इनको कैंटीन की सुविधा प्रदान करो, आप खाने पीने की सुविधा प्रदान करो, ठीक है, और आपको अपनी कंपनी में एक जगह दे देंगे, ठीक है। तो ये एक वेंडर बन जाता है, वो उस तरीके से साल भर कंपनी को एम्प्लॉयज़ को सर्व करता रहेगा, और उसका जो वेंडर अमाउंट है वो उसको दे दिया गया रहेगा। तो इस तरीके से होता है। प्लस वो बाकी के क्लाइंट से, एम्प्लॉयज़ से जो भी वो गुड्स को बेचेगा, सर्विसेज देगा, उसका चार्ज करेगा वो अलग। तो इस तरीके से होता है। एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नॉलेज शेयरिंग भी होता है इससे, क्या नॉलेज भी शेयर होता है, ईच अदर लोगों को पता चलता है, डेवलप होता है दोनों कंपनी, बोथ गुडविल बनती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर को ध्यान नहीं देते। यहाँ पे वेंडर क्या है, वो अपने तरीके से कैटरिंग सर्विस देगा, अपने तरीके से एम्प्लॉयज़ को फूड सर्व करेगा, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं देता, वो एक इंडिविजुअल कस्टमर की तरफ नहीं ध्यान देगा। थ्रेट क्या हो जाता है, सिक्योरिटी। बट ऑब्वियस आप किसी कंपनी के अंदर जाके वहाँ के फ्लोर पर आप अपनी कैंटीन चला रहे, तो बट ऑब्वियस वहाँ के कुछ डेटाबेस आप थर्ड पार्टी से लीक कर सकते हो, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। डिससेटिस्फैक्ट्री मतलब अब यहाँ पर कैसा होता है कि डिलीवरी टाइम या स्टैंडर्ड सर्विसेज का इशू हो सकता है, एथिकल इशू, बट ऑब्वियस है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई ओन कंट्री में,
व्हेन द फंक्शन इज़ आउटसोर्स कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री, तो ये यहाँ पर भी कंपटीशन आ जाता है। अदर डिसएडवांटेज, कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आया, बातचीत बराबर नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मैंने बोला था भाई कल तक हो जाना चाहिए काम, सामने वाली जो हमारे वेंडर है वो कल तक नहीं करके 3 दिन के बाद काम करके दे रहे, तो बट ऑब्वियस डिले होगा तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना, डिले नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये बहुत बड़ा टर्म है और एकदम सिंपल सा टर्म है। ये बेसिकली होता क्या है, जब कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए काम करेगी, मेरी खुद की एक कंपनी है, मैंने अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी मैंने किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिया, बोला भाई इतना पैसे मैं आपको दूंगा, मेरे इतने काम है, ये काम आप करके दे दीजिए। उसी में BPO भी आता है, KPO भी आता है। KPO नॉलेज बेस्ड होता है, एडिशन में बहुत सारे रीज़न होते हैं KPO सर्विसेज के, और BPO जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है अदर कंपनी को और उनको वो काम दे देता है, ऑपरेट्स इन ओन बिजनेस सक्सेसफुल। BPO एक सबसेट है आउटसोर्सिंग का, इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को, थर्ड पार्टी को दे दी जाती है कि इतना काम आप करके दे दीजिए हमारे लिए, बाकी के हिस्से का काम हम कर देंगे। आउटसोर्सिंग पेरिफेरल एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को देती है ताकि उनका काम का समय भी बच जाए और कम पैसे में अच्छा काम हो जाए, ये तरीके से। अब BPO के की टर्म से कुछ यहाँ पर ऑफ शोर होते हैं, ऑन शोर होते हैं, नियर शोर होते हैं। ऑफ शोर मतलब यहाँ पर कंपनी नेबरिंग कंट्री के साथ बिजनेस करती है। ऑन शोर का मतलब होता है कंपनी खुद के कंट्री में, खुद के देश में अपना काम करती है। ऑफ शोर का मतलब होता है कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड ऑफ ओन कंट्री, बाहर के कंट्री के साथ काम करती है। एडवांटेजेस क्यों BPO की खास अच्छी बातें, देखो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो गया है, स्किल्ड लोगों को हायर करती है, वो एफिशिएंटली काम करा के देती है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, यूटिलाइजेशन भी बढ़ा दिया है, ठीक है। बेरोज़गार लोगों को ले रही है, उठा रही है, फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, फिर काम पे रख रही है। रिडक्शन इन कॉस्ट हो गया, एनी बिजनेस BPO मदद कर दे रहा है और कॉस्ट भी बच जा रहा है। आखिर BPO से मदद मैं क्यों लूँगा, ताकि वो पैसा मेरा बचे, कोई तीसरा बंदा वो कम समय में कम पैसे में काम करके दे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, रेवेन्यू भी बढ़े। ह्यूमन रिसोर्स, ये अलग एडवांटेज हो गया कि भैया हम उनको काम के लिए एम्प्लॉयज़ को ढूंढने जाना नहीं है, स्किल उनको खुद लो, हायर करो, फिर उनको स्किल दो, तो सिखाओ, नॉलेज दो, फिर उनको काम पे रखो, इस तरीके से पूरा। लेकिन डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर कभी भी कम्युनिकेशन गैप हो गया वेंडर के बीच में, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। डिफरेंट टाइम जोन, अभी BPO का अलग ही टाइम जोन होता है, US शिफ्ट, UK शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते हैं। मीटिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर एरर्स, कम्युनिकेशन एरर्स क्लाइंट के साथ होने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रोजेक्ट के साथ फेरबदल हो गई तो वो भी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ देखिए, हर एक में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको मिलेगा ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है KPO, दैट इज़ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब BPO का एक छोटा भाई है, BPO का समझो, BPO का कजिन समझ लो आप, ये छोटा भाई है जो KPO बोलते हैं उसको हम लोग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनकी जो यूनिट्स होती है, एक्टिविटी होती है, ये भी BPO जैसी होती है, बट ये नॉलेज बेस्ड सर्विसेज देती है, आउटसोर्स करती है। जैसे कि पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, जैसे कि बात एक्सपर्टीज सर्विसेज, KPO नॉलेज सर्विसेज, अकाउंट्स की सर्विसेज होगी, हाई लेवल टास्क हो गया, इस लेवल का काम ये देते हैं, तीसरी कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये KPOs हो गया। द प्रोसेस विच आर आउटसोर्स टू KPO आर यूजुअली मोर स्पेशलाइज, ज़्यादा स्पेशलाइज सर्विसेज होती है, नॉलेज बेस्ड होती है KPO। डेफिनेशन दिया हुआ है KPO का, देख लेते हैं। मार्गरेट रूस ऑफ व्हाट इज कॉम डिफाइंस KPO. KPO is an allocation of relatively high level task to an on-site organization. बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को कोई हाई लेवल का टास्क हमने दे दिया, अकाउंट से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड, तो वो जो काम हो गया वो हो गया KPO, वो KPO काम करके देगा। तो दैट इज नोन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म। KPO is related to work carried by workers, company subsidiary, some organization which may be सेम कंट्री, ऑफशोर भी हो सकती है, कुछ ऑनशोर भी हो सकती है, कुछ सेम कंट्री की भी कंपनीज हो सकती है, कुछ बाहर की कंपनीज भी हो सकती है। ये लोग टेक्निकल स्किल्स इसके लिए चाहिए रहता है, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए रहता है KPO में काम करने के लिए। स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ को ही हायर करते हैं जिनको उस चीज़ का नॉलेज हो। सपोज CA से रिलेटेड फर्म है
तो बंदे को सीएस से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, सीएस से संबंधित मेरा फर्म है तो उसको वो जानकारी होनी चाहिए, कोई अकाउंटिंग का डिटेल्स उसको पता होना चाहिए, जीएसटी संबंधित कोई मेरा काम है या अकाउंट से रिलेटेड एनी ऑफ द टॉम डिक हैरी कोई भी काम है तो उसको सामने वाले के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। केपीयू सर्विसेज एडवांटेजेस, ये लोअर कॉस्ट से डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देयर कंपनी। अब क्या होता है इसमें एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, कम दाम में काम करने वाले कर्मचारी, तो ये फ़ायदा कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले बोलता है भाई हमारी ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट में आप काम करेंगे, इतने घंटे की शिफ्ट होगी, इतने घंटे का ब्रेक होगा, तो यहाँ पर पहले ही क्लियर हो गया रहता है, मैनेजमेंट पहले ही बता दिया रहता है, तो ये भी एक अलग अच्छी बात होती है। डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे तो सिक्योरिटी का, बट ऑब्वियसली अलग अलग शिफ्ट है तो सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आ जाता है। कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय, क्वालिटी ऑफ वर्क कुछ बोल नहीं सकते कौन कैसा है। कंज्यूमिंग कैन नॉट प्रोवाइड क्विक फिक्स द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। अब आज लगे और कल आप सोचो प्रमोशन मिल गया आप सेट हो जाओ, तो नहीं। कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, बट ऑब्वियसली दूसरे कंट्री वालों का कल्चर अलग है, उनका लीगल बैरियर्स अलग है, सारे तामझाम अलग है, तो हमारा अलग है भाई। अब लैंग्वेज भी एक बैरियर रोक तो बन जाती है। एलपीओ अब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये बेसिकली दीज फर्म्स आर, ये केपीओ का छोटा भाई है समझो, ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिसर्च की सर्विसेज हो गई, लॉ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, ऑपरेशंस मैन, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सपोर्ट सर्विसेज कंपनी, एलपीओ इंडस्ट्री जो कि हाउस होल्ड डिपार्टमेंट्स, लीगल डिपार्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, लीगल वर्क जो वो आउटसोर्स करती है कोई कंपनी किसी एक्स कंपनी को, जैसे कि यूएस और यूरोप की कंपनी है, वो लीगल वर्क इंडिया की कंपनी को ऑफर करती है। बहुत सारी कंपनीज पड़ी हुई है, विप्रो बोलो, जेंटा बोलो, आईबीएम बोलो, अलग अलग कंपनीज है जो एज अ केपीओ एज अ एलपीओ काम कर रही हैं रिसेंट ईयर्स। टीसीएस की बात करो, उनके पास भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं एलपीओ के। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग डिराइव्स फ्रॉम बीपीओ, एक्सटेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोसेस, ये तीनों ही एक जैसे ही शब्द हैं और तीनों एक जैसे मेल जोल खाते हैं, बस केपीओ में नॉलेज की बात होगी, लीगल में लॉ की बात हो गई, कानून कायदे की बात हो जाती है, लीगल प्रोसेस की बात हो जाती है, और बिजनेस प्रोसेस में तो बिजनेस प्रोसेस, अब कस्टमर सर्विस हो गया, सेल्स हो गया, आप सेलिंग हो गया, रिटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ये इन डिटेल में एलपीओ का देखिए यहाँ पर मीनिंग भी दे दिया हुआ है, जैसे कि डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च, राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ ब्रीफिंग्स, ये सारा काम। एडवांटेजेस, अब इससे क्या हो जाता है कि लीगल फंक्शन का कॉस्ट बच जाता है। हमने अपना लीगल एक्टिविटी एक लॉयर्स लोगों की टीम है, एलपीओ की टीम है, उनको दे दिया भाई अब तुम संभालने का। एक्सेस ऑफ हाई लेवल ऑफ टैलेंट, बट ऑब्वियसली इसमें नीच एक्सपर्टीज, जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको नॉलेज का जानकारी रहेगा, सर्टिफिकेट्स रहेगा, वैसे ही बंदे के हाथ में वो काम दे सकते हैं हम लोग। तो कंपनी वैसे ही लेवल के एम्प्लॉयज को भी हायर करती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। ऑथेंटिसिटी, अब क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, तो डेटा यहाँ वहाँ हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रिलेवेंट लॉज, अब पूरा जानकारी नहीं रहेगा लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो आप भूल जाओ भाई। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स भी होता है। एलपीओ ऑल्सो गेट अफेक्टेड, जियोग्राफिकल हर्डल्स होता है, फर्म्स एंड क्लाइंट्स का अलग अलग, वहाँ के कंपनी के, वहाँ की गवर्नमेंट का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी अलग शिफ्ट टाइमिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनके अलग एथिक्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। चलो आते हम लोग ये डिस्टिंग्विश में देख लेते हैं। ई बिज़नेस कैसा है, बहुत आसानी से बन जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कम कॉस्ट लगता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ह्यूज कॉस्ट लगता है भैया, ज़्यादा पैसा लगता है। रिस्क की बात करें तो इसमें हाई रिस्क है, इसमें लो रिस्क है। ई बिज़नेस ये पूरे इंटायर एक साथ में कवर कर ले। ट्रेडिशनल बिजनेस एक लिमिटेड एरिया में तक ही रहेगा, कुछ एरिया के लोग ही जानते रहेंगे उसको। ई बिज़नेस एब्सेंस होता है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन ट्रेडिशनल में होता है। आप जाओगे दुकान वाले से सामने से बात करके लोगे। फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होता है इसमें होता है, आप हाथ से छू के ले सकते हो सामान को। यहाँ पर डिमांड साइड होता है, ई बिज़नेस का फोकस होता है। इनका जो होता है सप्लाई साइड का फोकस होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स टाइम, इसमें टाइम लेता है। यहाँ तो आपने सीधे पैसे फेंका, ले लिया। यूसेज की बात करें तो इसमें पैसा थोड़ा बच जाता है, टाइम भी बच जाता है, लेकिन यहाँ पर पैसा और टाइम थोड़ा खर्चा होता है।
अवेलेबल राउंड ओ क्लॉक, अब इसमें हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम, अब आपके पास टाइम अवेलेबल रहेगा तब जाएंगे आप, तब परचेस करेंगे, राइट। स्कोप की बात करें तो ये इजीली एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी हसल, बिना किसी रोक टोक के चलाया जा सकता है। यहाँ पर तो दुनिया भर के तामझाम आपको देखना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल सेट करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, कुछ बहुत कुछ देखना पड़ता है। ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस में क्या फ़र्क है, हम लोग अब तब तक समझ में आता कि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, बट नो, दोनों का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बस खाली मेल जोल है। ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स इंटरनेट के थ्रू होता है, इसमें बिजनेस प्रोसेस ऑन इंटरनेट, पूरा बिजनेस ही चलता है इंटरनेट पे, और इसमें क्या एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। ई कॉमर्स एक सबसेट है ई बिज़नेस का, ई बिज़नेस का एक छोटा भाई है, ई बिज़नेस पप्पा है तो ये बेटा है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स ई बिज़नेस का ही एक हिस्सा है। ये सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, ये सुपर सेट का पप्पा है, ये सब सेट, ये सुपर सेट, ठीक है। डैडी, दिस इज़ डैडी, दिस इज़ सन। ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व्स, इसमें बाइंग और सेलिंग होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, इसमें सब होता है, रीसेल भी होगा, पोस्ट सेल भी होगा, सब। एग्जाम्पल के तौर पे मीशो की बात करो, मीशो की बात कर लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह इन लोगों ने भी निकाल ली है कि आप उनके प्रोडक्ट आप अपने लोकल वेबसाइट्स पे, अपने सोशल नेटवर्क पे अपडेट करके आप उसको सेल कर सकते हो, उस पर कमीशन कमा सकते हो। ई कॉमर्स एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, लॉजिस्टिक का खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा, डेटा माइनिंग, एवरीथिंग। मोर अप्रोप्रिएट B2C के लिए अच्छा है, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए, ये B2B के लिए अच्छा है। ये इन्वॉल्व्स मैंडेटरी ऑफ इंटरनेट, इसमें बगैर अभी ई कॉमर्स ये इंटरनेट से ही चलने वाला है, बगैर इंटरनेट के नहीं चलेगा। ये विदाउट इंटरनेट के भी चल सकता है, इंट्रानेट हो एक्स्ट्रानेट हो तो भी काम चलेगा, क्योंकि भाई ये ऑफिशियली ऑफलाइन है, अवेलेबल है, कस्टमर कभी भी जाके ले सकता है। BPO की बात करें, आउटसोर्सिंग, जब कभी भी नॉन प्राइमरी एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हैं हम लोग अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के, दैट इज कॉल्ड BPO। एंड व्हेनेवर अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग हो जाता है, जैसे कि नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को आउटसोर्स किया थर्ड पार्टी को, दैट इज KPO। BPO लेस कॉम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोसेस एक्सपर्टीज चाहिए रहता है, इसमें नॉलेज एक्सपर्टीज चाहिए रहता है, इसमें गुड कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए BPO में, यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स अच्छी से होनी चाहिए। BPO लो लेवल प्रोसेस है, लेकिन KPO हाई लेवल प्रोसेस है। BPO is a low level process and KPO is a high level process. So this way we have finished chapter number 5 OCM का। अब तक आप यहाँ पर आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में।